हाय दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या होती है ये जानते हैं। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या एक मिनट। वास्तविक संख्या तो वे संख्याएं जिनमें परमेय तथा अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनमें परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं। तो हमने बताया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनमें परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का समूह हो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं। क्यों R से व्यक्त करते हैं? क्योंकि वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर से इसका मतलब है R से व्यक्त करते हैं। जो रियल नंबर है वो R से शुरू होता है, तो हम इसे R से व्यक्त करते हैं। तो जितनी भी संख्याएं आज तक हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। बात करें परमेय संख्याएं, हमने कहा था कि परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। यही तो पढ़ा था कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे सम्मिलित रूप से हम वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन जो परमेय संख्या हैं उनमें कौन कौन सी आती हैं? यानी सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं और सभी अपरमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या होती हैं। इसके बाद अगर बात करें तो परमेय संख्याओं में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनमें हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो उनमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले सम संख्या,
विषम संख्या, उसके बाद अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या। तो इन्हें हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले वास्तविक संख्या क्या होती है ये जान लेते हैं। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्याओं का समूह हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। या ऐसे कह लो, परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं का जो समूह होता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। इसे हम R से व्यक्त करते हैं। और परमेय संख्याएं जो होती हैं उनमें हम पढ़ेंगे। परमेय संख्याएं में सभी प्राक संख्याएं भी परमेय संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं भी परमेय संख्या होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं भी परमेय संख्या होती हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितनी भी प्राक संख्या हैं वो वास्तविक संख्या कहलाती हैं, और जितनी पूर्ण संख्या हैं वो भी वास्तविक संख्या कहलाती हैं, और जितनी पूर्णांक संख्या हैं वो भी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। समझ में आया? हमने कहा कि जितनी भी परमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्या कहलाती हैं, जितनी भी अपरमेय संख्या हैं वो भी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। या ऐसे कह ले कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या। जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वो भी वास्तविक संख्या कहलाती हैं, जितनी पूर्णांक संख्याएं हैं वो भी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अब प्राकृत संख्याओं में हमने कई तरह की पढ़ने हैं। प्राकृत संख्या में सबसे पहले सम संख्या पढ़ेंगे, विषम संख्या पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम बता रहे हैं 1.1 एक्सरसाइज 1.1, तो 1.1 में हम क्या पढ़ना है? 1.1 में हमें पढ़ना है प्रमेय 1.1 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। उन संख्याओं के बारे में हम बाद में जानेंगे, तो इससे पहले हमें पढ़ना है प्रमेय 1.1 क्या है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय का नाम है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को, अर्थात कोई भी भाज्य संख्या हो, प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उन्हें गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन ये जो गुणनफल होते हैं वो अद्वितीय होते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम कोई भी, जैसे 30 ले, बात करें 30, अगर हम इसके खंड करें, खंड का मतलब फैक्टर करें, अगर यहाँ 2 का डिवाइड देंगे तो 15 टाइम, अब 2 का डिवाइड जाएगा नहीं तो 3 का डिवाइड देंगे, 3 का डिवाइड देंगे इसमें तो 5 टाइम, 5 का डिवाइड देंगे तो 1 टाइम। तो हमने देखा कि जो ये फैक्टर आए, इसके गुणनखंड जो आए वो क्या आए? सर गुणनखंड आए 2 × 3 × 5, तो लिखेंगे 2 × 3 × 5। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि 3 × 2 × 5, या ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे 5 × 2 × 3। इसका मतलब ये है कि ये देखो प्रमेय क्या कहते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को, हमने ये 30 जो थी वो भाज्य संख्या थी। पहले ये समझ लो भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। हम बात कर रहे हैं भाज्य संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य का भी भाग चला जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 30 में हम 1 का भाग भी दे सकते हैं, स्वयं 30 का भी दे सकते हैं, और 2 का भी दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं, 5 का भी दे सकते हैं। तो ये भाज्य संख्या है। हमने यहाँ कहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो गया, ये 2 3 5, ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, और उनके गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यही तो कहा इसने, प्रत्येक भाज्य संख्या को अर्थात 30 को अभाज्य संख्याओं के, ये अभाज्य संख्या है 2 3 5 के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमने गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। तथा ये गुणनखंड, ये जो गुणनखंड आए हैं ये, तथा
तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं, अर्थात अगर हमें आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन सभी का आंसर यही आएगा। जितने भी कोई 30 के अगर फैक्टर करेगा, गुणनखंड करेगा, तो किसी का ये फैक्टर आएंगे, तो किसी के ये फैक्टर आएंगे, तो किसी के ये गुणनखंड आएंगे, अर्थात ये गुणनखंड आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन ये अद्वितीय होंगे। आने सभी के यही है, चाहे कोई भी हल करे उनका यही आएगा। समझ में आया? चलो दूसरा समझते हैं। जैसे हमने लिया 64 के हम अगर गुणनखंड करें तो 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 3 6 2 3 4 32 बार। अगर 2 का भाग 32 में देंगे तो 16 बार। 2 का भाग यदि 16 में देंगे तो 8 बार। 2 का भाग यदि 8 में देंगे तो 4 बार। 2 का भाग यदि 2 में देंगे तो 2 बार। फिर 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 2 2, ये अभाज्य गुणनखंड में 2 2 आ रहा है, इसका मतलब है 2 पे घात के लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे घात 6 लिख सकते हैं। तो कोई भी हल करे यही आएगा, ये अद्वितीय। कोई इसे ऐसे लिखेगा तो कोई इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस प्रकार लिख सकता है, लेकिन होगा या तो ये या ये, दोनों का मतलब एक ही है। और समझते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं 48 लेते हैं, 2 के खंड करो। अगर 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 2 4 2 चौक 8। फिर 2 का भाग देंगे इसमें 24 में तो 12 बार। फिर 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार। फिर 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार। फिर 3 का भाग इसमें देंगे तो 1 बार। तो इसके जो गुणनखंड आए वो क्या आएंगे? 1 2 3 4, यानी 2 पे घात 4 इंटू 3, यही तो आएंगे। 2 कितनी बार है? 4 बार, तो 2 पे घात 4। और 3 कितनी बार है? 1 बार। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई इसे 3 इंटू 2 पे घात 4 लिखे। ये हमने पहले कहा है कि बिना क्रम के अद्वितीय होता है, यानी क्रम आगे पीछे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आना सभी का यही है, अर्थात ये अद्वितीय होगा। समझ में आई अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? तो आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है आपका ये, हाँ, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसके अनुसार हमें इनके गुणनखंड के रूप में लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 1 नंबर फर्स्ट 140। तो देखो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 0 2 4 6 8। यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो उसे हम 2 से भाग लगाते हैं। तो यहाँ 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग 14 में लगाएंगे तो 7 बार। 2 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 बार। अब यहाँ फिर से इकाई का अंक 0 आ गया। अगर इकाई का अंक 0 है, अगर 0 आया हुआ है तो फिर 2 से भाज्य होगा वो। तो 2 का भाग 7 में लगाएंगे तो 3 बार, 1 बचा शेष। नई संख्या बनी 10। 2 का भाग जब 10 में लगाएंगे तो 5 बार। अब यहाँ पर 5 आया हुआ है, इसका मतलब 5 तो इस नियम में है नहीं। तो इसके बाद हम दूसरा नियम करते हैं, यदि हम अंकों का योग करें, अंकों का योग करें और वो अंकों का योग 3 की टेबल में आ जाए, 3 की टेबल में आ जाए, 3 की टेबल में आ जाए तो वह 3 से भाज्य होगा। तो अंकों का योग करो, हम 3 और 5 दोनों ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो 8
3 के टेबल में आता नहीं है, 3 की टेबल में आता नहीं है, इसका मतलब है इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे कि सर उसके बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 का भाग जाने के लिए इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर इकाई का अंक 0 हुआ या 5 हुआ तो उसमें 5 का भाग चला जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब है इसमें 5 का भाग चला जाएगा। 5 का भाग जब इसमें लगाएंगे तो 7 बार, फिर 7 का भाग 7 में लगाएंगे तो 1 बार। तो अब ये जो खंड आए हैं उनको गुणनफल के रूप में लिख दो। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आए? 2 पे 2 बार है तो लिखेंगे 2 पे घात 2, 5 एक बार है तो 1 बार लिख देंगे, 7 एक बार है तो 7 एक बार लिख देंगे। तो ये आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। आइए अगला करके देखते हैं। अगला है सेकंड है आपका 156। जैसा कि हमने अभी बताया था कि यदि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो 2 का भाग चला जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 आया हुआ है तो 2 का भाग तो चला जाएगा। 2 का भाग यदि हम 15 में लगाएंगे तो 7 बार, शेष बचा 1, तो नई संख्या क्या बनी? 16। 2 का भाग जब 16 में लगाएंगे तो 8 बार। अब आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ इकाई का अंक क्या है? 8। अगर इकाई का अंक 8 आया हुआ है तो 2 का फिर से भाग लगाओ। 2 का भाग 7 में लगाएंगे तो 2 3 6, शेष बची 1, नई संख्या क्या बनी? 18। 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 बार। अब देखते हैं इकाई का अंक 9 आया है तो 9 तो इस नियम में है नहीं, तो दूसरा नियम क्या बताया था कि अंकों का योग करके देखते हैं। अंकों का योग, अगर अंकों का योग 3 की टेबल में मिला तो इसे 3 से भाज देंगे। तो 9 और 3 दोनों 9 और इस 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 12। 12 तो 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब है 12 यदि 3 की टेबल में आ रहा है तो इसे 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 का भाग 3 में लगाएंगे तो 1 बार, 3 का भाग 9 में लगाएंगे तो 3 बार। अब देख रहे हैं हम यहाँ जो 13 है वो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में हम अभाज्य संख्या का ही भाग लगाते हैं। तो 13 में जब 13 का भाग लगाए तो 1 बार, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? कि सर इसके अभाज्य गुणनखंड हुए 2 कितनी बार है? 2 2 बार आया हुआ है तो 2 पे घात 2, 3 एक बार आया हुआ है और 13 एक बार आया हुआ है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गई है। अगला देखते हैं। अगला है थर्ड नंबर 38 25। यहाँ पर इकाई का अंक यदि 0 2 4 6 8 आता तो 2 का भाग लगाते, तो ना यहाँ तो इकाई का अंक ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, इसका मतलब है 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो 2 के बाद हम चेक करेंगे 3 का जाएगा क्या? तो 3 के लिए अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग, अगर अंकों का योग 3 के पहाड़े में मिला तो हम इसमें 3 का भाग लगाएंगे। तो 3 और 8 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब है इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग 3 में लगाएंगे तो 1 बार, 3 का भाग 8 में लगाएंगे तो 2 बार, शेष बची 2, तो नई संख्या बनी 22। 3 का भाग 22 में लगाएंगे तो 3 7 21, शेष बची 1। 3 का भाग 15 में लगाएंगे, 3 का भाग 15 में लगाएंगे तो 5 बार। 1 मिनट रुकना बेटा। ये जो क्वेश्चन है अब फिर से चेक करेंगे 3 का जाएगा क्या? तो 5 और 7 12, 12 और 2 14, 1 15, 15 15 तो 3 के पहाड़े में आता है, यानी 15 जो है वो 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 से फिर से डिवाइड करना है।
तो 3 का भाग जब 12 में लगाएंगे तो 3 चौक 12 4 बार। 3 का भाग 7 में लगाएंगे तो 3 दूनी 6, शेष बची 1। और 3 का भाग 15 में लगाएंगे तो 5 15, फिर से भाग लगाएंगे। तो पहले चेक कर लो, 5 और 2 7, 7 4 11, अर्थात 11 तो 3 के पाड़े में आता नहीं है, इसका मतलब है इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद चेक करते हैं कि 5 का भाग जाएगा कि नहीं। तो यदि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो 5 का भाग लगाते हैं। तो 5 का भाग लगाओ इसमें, क्योंकि 5 आया हुआ है। 5 का भाग 42 में देंगे तो 5 40, शेष बचा 2। 5 का भाग 25 में देंगे तो 5 25। फिर इकाई का अंक 5 है तो फिर से 5 का भाग लगा दो। 5 का इसमें भाग लगाएंगे तो एक बार, शेष बची 3। 5 का भाग इस 35 में लगाएं तो 5 शाम 35। अब देख रहे हैं 17 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का ही जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड आए 3 जो है वो 2 बार आया हुआ है, तो 3 पे घात 2, और 5 5 2 बार आया हुआ है तो 5 पे घात 2। 17 एक बार आया हुआ है तो 17 पे घात 1। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने बड़ी आसानी से ये 3 क्वेश्चन कर लिए। अगला देखते हैं 4th नंबर। फोर्थ नंबर 5005। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इकाई का अंक क्या है 5, तो इसका मतलब है इसमें 5 से भाग चला जाएगा। 5 का भाग जब 5 में देंगे तो एक बार, 5 का भाग 0 में जाएगा नहीं। 5 का भाग 5 में देंगे तो एक बार, 5 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 बार, 5 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 बार, 5 का भाग 5 में लगाएंगे तो एक बार। अब यहाँ पर देख रहे हैं 7 का भाग चला जाएगा। 7 का भाग जब 10 में लगाएंगे तो एक बार, 3 बचा शेष तो नई संख्या बनी 30। 7 का भाग 30 में लगाएंगे तो 7 चौक 28, शेष बची 2 तो नई संख्या बनी 21। 7 का भाग 21 में लगाएंगे तो 7 21। 7 के बाद इसमें 11 का भाग जाएगा। 11 का भाग 14 में लगाएंगे तो एक बार, शेष बची 3 तो नई संख्या बनी 33। 11 का भाग 33 में देंगे तो 3 बार। फिर 13 का भाग 13 में लगाएंगे तो एक बार। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड आए 5 × 7 × 11 × 13। तो हमने देखा कि हमने 4 क्वेश्चन करे। 140 के अभाज्य गुणनखंड ये आए, 156 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आए, 38 25 के अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आए, इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आए। लास्ट बचा 729, उसे आगे देखते हैं कितना है 74 29। चौहत्तर 29। सबसे पहले हम चेक करते 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहाँ इकाई का अंक 9 है। हमने कहा था कि 0 2 4 6 8 हो। इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो 2 का भाग देते हैं। अगर अंकों का योग करें, अंकों का योग करें और वो 3 की टेबल में आ गया, अंकों का योग करें और वो 3 का गुणज हुआ, ऐसे कह लो 3 का गुणज हुआ तो 3 का भाग चला जाता है। तो यहाँ पर 9 है तो 9 तो इस नियम में है नहीं, इसका मतलब है 2 का भाग तो नहीं जाएगा। तो फिर 3 के लिए अंकों का योग करते हैं। तो 9 2 11, 11 4 15, 15 और 7 22, 22 तो 3 का गुणज नहीं होता, इसका मतलब है इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। उसके बाद 5 का चेक करते हैं। 5 के लिए हमने बताया था कि पीछे जो इकाई का अंक है वो 0 हो या 5 हो तो उसमें 5 का भाग चला जाता है। 7 के लिए नियम होता है कि इकाई अंक का दोगुना करके घटाएं। इकाई अंक का दोगुना
करके घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से भाज्य हो तो 7 का भाग लगाते हैं। अगर विषम अंक के स्थान 9 का योग और उसमें से सम अंक के स्थानों का योग घटा दें। सम अंक के स्थानों का योग घटाएं तो या तो 0 आ जाए या 11 की गुणज आ जाए। 11 के गुणज हो तो उसमें 11 का भाग चला जाता है। तो हम यहाँ पर चेक करें तो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। ना तो एक अंक 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। इसका मतलब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। अंकों का योग करें तो 9 2 11 4 15 15 7 22 अंकों का योग 22 आया जो 3 के पाड़े में नहीं आता है, अर्थात 3 का गुणज नहीं है, तो इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। 5 के लिए पीछे 0 या 5 हो, एक अंक 0 या 5 हो तो 5 का भाग चला जाता है। तो ना तो यहाँ 0 है ना 5 है, इसका मतलब 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 7 के लिए क्या करते हैं, हम इस इकाई अंक का दोगुना करेंगे। जैसे 74 29 तो 9 का दोगुना करेंगे तो 18 और जो 18 आया उसे घटा देंगे। 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ हो गए 3, 3 में से गया तो 2 और ये 7। फिर जो इकाई अंक है उसका दोगुना फिर करो, 4 का दोगुना करें तो 8 और 72 में से 8 घटाएंगे तो 64। 64 7 से भाग नहीं जाता, अर्थात ये जो संख्या है 74 29 उसमें 7 का भाग भी नहीं जाएगा। तो इसके बाद हमने बताया कि 11 का भाग कब जाता है कि विषम अंक, ये विषम अंक होते हैं और ये जो होते हैं वो सम अंक होते हैं। अगर विषम अंकों के योग में से सम अंकों का योग घटा दें, विषम अंकों का योग करेंगे तो 13 और सम अंकों का योग किया तो 7 2 9 और 13 में से 9 घटाएंगे तो 4। तो इसका मतलब है इसमें 11 का भाग भी नहीं जा रहा है। तो 13 का चेक करेंगे, 13 का नहीं जाएगा तो 17 का, जितनी भी अभाज्य संख्या है 13 का चेक करेंगे, 13 का नहीं जाएगा तो 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, ऐसे ही हमें आगे संख्या चेक करनी होती हैं। तो इसमें ना तो 2 का जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 5 का जाएगा, ना 7 का जाएगा, ना 11 का जाएगा, ना 13 का जाएगा। 17 का देके देखते हैं तो 17 चौक 68, 17 चौक 68 कितना बचा 6, 17 चौक 68 बची 6 तो ये हो गए 62। 17 3 51 कितना बचा 11 तो नई संख्या बनी 119, 17 17 119। अब फिर से भाग लाएंगे, 17 के बाद में इसमें 17 का नहीं जाएगा तो 19 का लगाओ, 19 का भाग इसमें लगाए तो 19 दूनी 38, 5 बचा शेष। 19 का भाग 57 में लगाएंगे तो 19 30 57 और 23 जो है वो अभाज्य संख्या है तो 23 में 23 का ही लगाएंगे। तो क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड आए आपके, अभाज्य गुणनखंड क्या है कि सर 17 एक बार आया, 19 भी एक बार आया, 23 भी एक बार आया। तो हमने देखा कि इनको हमने सभी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया। आगे अगला है आपका पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, एक मिनट, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर, फर्स्ट 26 और 91, इन दोनों के हम क्या करेंगे HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो हम कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले 26 के खंड कर लो,
26 के खंड करेंगे तो 2 का भाग 2 में लगाएंगे तो 1 बार, 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो 3 बार। अब जो 13 है वो अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का ही देंगे तो 1 बार। ऐसे ही अंकन के खंड कर लो। 7 का इसमें भाग लगाएंगे तो 7 एकन 7 बची 2 तो नई संख्या बनी 21। 7 का भाग 21 में लगाएंगे तो 7 21। फिर 13 में 13 का लगाएंगे तो 1 बार, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। तो हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा कि जो 26 के गुणनखंड आए वो आए 2 पे घात 1 और 13 पे घात 1, और जो अंकन के अभाज्य गुणनखंड आए वो 7 पे घात 1 इंटू 13 पे घात 1, ये गुणनखंड आए। 26 की जब गुणनखंड किए तो 2 एक बार आया तो लिख दिया 2 पे घात 1, 13 एक बार आया तो 13 को भी लिख दिया 13 पे घात 1। ऐसे ही अंकन के गुणनखंड किए तो ये 7 इंटू 13 आया तो 7 पे घात 1 और 13 पे घात 1। सबसे पहले हमें HCF ज्ञात करना है। HCF का मतलब है मासा, मासा ज्ञात करना है। मासा का मतलब होता है HCF, यानी छोटी घात। हमें छोटी घात देखनी है जो सभी में हो, जो सभी में हो। तो यहाँ HCF के लिए हमें करना क्या है, छोटी घात देखनी है जो सभी में हो। तो यहाँ देख रहे हैं 13 इसमें है, 13 इसमें भी है। अगर छोटी घात की बात करें तो दोनों की सेम है, तो छोटी यही होगी 13 पे घात 1। हम ये कह रहे हैं कि मासा के लिए अर्थात HCF के लिए छोटी घात देखते हैं जो सभी में हो। तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो इसमें आप छोटी घात देखेंगे कि सर ये दोनों में सेम है तो उसी को लिख देंगे। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो इसका मतलब है इसे 2 नहीं लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ 7 है, इसमें 7 नहीं है तो 7 को भी छोड़ देंगे। अर्थात मासा आ गया आपका 13 पे घात 1 का मतलब 13। अब हमें ज्ञात करना है लासा। लासा का मतलब होता है LCM, यानी बड़ी घात। बड़ी घात देखनी है ओनली। अगर वो दोनों में मिल रहा है तो दोनों में बड़ी घात, 3 में मिल रहा है तो तीनों में बड़ी घात, 1 में मिल रहा है तो 1 में बड़ी घात। अगर हम बात करें तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसी की बड़ी घात यही होगी। कि सर 13 दोनों में मिल रहा है तो 13 में बड़ी घात देखें तो कि सर 13 पे घात 1 ही होगी। 7 अकेला मिल रहा है तो 7 की बड़ी घात 7 पे घात 1 ही होगी। अर्थात अगर तीनों में है तो उसमें बड़ी घात, 2 में है तो उसमें बड़ी घात, अकेली है तो भी उसकी बड़ी घात। आगे सॉल्व करेंगे। 2 पे घात 1 का मतलब 2, 13 पे घात 1 का मतलब 13, 7 पे घात 1 का मतलब 7। तो 13 शंते अंकन में, और अंकन में का 2 से गुणा करेंगे तो 182। तो हमने देखा कि मासा आया 13 और जो लासा है वो आया 182। तो अब जांच करेंगे। तो जांच के लिए फॉर्मूला है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। हमारे जो लाशा माशा आए हैं उनकी जांच कर रहे हैं सत्यता की कि सही आया है या गलत आया है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू माशा। तो हम यहाँ देख रहे हैं पहली संख्या कितनी थी 26, तो यहाँ लिखेंगे 26। दूसरी संख्या कितनी थी अंकन में, तो लिखेंगे अंकन में। लासा कितना था 182, तो लिख दिया 182। मासा कितना था 13, तो लिख देंगे 13। अब इनके गुणा कर लो। तो पहले इसका कर लो। 13 दूनी 26, आश्रय की 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, आश्रय की 10, 13 को 10, 13 को 13 और 10 23।
तो यहाँ आया 2366। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो वो भी 2366 ही आएगा। अगर ये दोनों बराबर आए, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो लासा है वो 13 होगा, और सॉरी लासा है वो 182 होगा और मासा 13 होगा। अगला क्या है? 510 और 92। 510 सेकंड है, सेकंड क्या है? 510 और 92 किस विधि से कर रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 510 का अलग खंड करेंगे और 92 के अलग खंड करेंगे। इकाई का अंक 0 है तो इसका मतलब है 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 5 में देंगे तो 2 बार, शेष बचा 1 तो नई संख्या बनी 11। 2 का भाग 11 में देंगे तो 5 बार, शेष बची 1 तो नई संख्या फिर से बन गई 10। 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार। अब यहाँ इकाई का अंक 0 2 4 6 8 10, 0 2 4 6 8 आता तो 2 का भाग देते। इसका मतलब है ना तो 0 आया है, ना 2 आया है, ना 4, ना 6 है, ना 8। इसका मतलब 2 का नहीं जाएगा। तो 3 का चेक करेंगे। 3 के लिए अंकों का योग करते हैं। 5 और 5 10 और 2 12। 12 3 की टेबल में आती है। इसका मतलब 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 25 में देंगे तो 3 24, शेष बची 1 तो नई संख्या बनी 15। 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बार। अब देख रहे हैं हम 8 5 13, 13 3 के पाड़े में नहीं आता। इसका मतलब है 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 के बाद 5 का देते हैं। अगर इकाई का अंक 5 या 0 हो तो 5 का भाग चला जाता है। 5 का भाग 8 में देंगे तो 1 बार, शेष बची 3 तो नई संख्या बनी 35। 5 का भाग 35 में देंगे 17 बार, 7 बार सॉरी। 17 का भाग 17 में देंगे तो 1 बार। ऐसे ही इसमें इकाई का अंक 2 है तो 0 2 4 6 8 हो तो 2 का भाग चला जाता है। 2 का भाग 9 में देंगे तो 4 बार, शेष बची 1 नई संख्या बनी 12। 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार। फिर 2 का भाग चला जाएगा। 2 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार, 4 में देंगे तो 2 बार, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार। फिर 23 में 23 का ही भाग जाता है 1 बार। तो हमने देखा कि 510 के जो फैक्टर आए वो क्या है? 2 1 बार, 3 भी 1 बार, 5 1 बार, 17 भी 1 बार, और 92 के जो खंड आए वो आए 2 2 बार और 23 1 बार। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? हमें ज्ञात करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच क्या होती है कि सर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लाशा इंटू माशा। तो पहली संख्या है 510 लिखेंगे, दूसरी संख्या है 92, 92 लिख दी। लासा, लासा है आपका, लासा कितना है? क्या सर लासा निकाला ही नहीं अभी? चलो निकाल लो। पहले मासा निकालते हैं। मासा के लिए अभी हमने बताया था कि छोटी घात देखते हैं। छोटी घात जो सभी में हो, सभी में हो। तो बताओ 2 इसमें है, 2 इसमें है तो छोटी घात कौन सी है? 2 पे घात 1। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 7 इसमें है, 17 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, अर्थात 2 पे घात 1 का मतलब 2। 2 माँ से आ गया। अब लासा, लासा में बताया था कि बड़ी घात देखते हैं, ओनली बड़ी घात जितने में भी है उनमें बड़ी घात। बड़ी घात तो देखेंगे इन दोनों में बड़ी कौन सी है? तो सर 2 पे घात 2। अब ये अकेली है, ये अकेली है, ये अकेली है, ये अकेली है। अकेली में सभी को लिख लेते हैं क्योंकि अकेली में वही बड़ी घात होती है। तो 3 पे घात 1, 5 पे घात 1, 17 पे घात 1 और 23 पे घात 1 गुणा कर लो। 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 1 बार, 3 पे घात 1 कर लो 1 बार, 5 भी 1 बार, 17 भी 1 बार, 23 भी 1 बार।
4 का 3 से गुणा करेंगे, 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12, और 17 का 5 से गुणा करेंगे तो 17 पंजे 85, इंटू ये 23, 23 का इस 12 से गुणा कर देंगे तो 12 3 36, आंसुली 3, 12 दूनी 24 और 3 27, इंटू 85, 85 का इनका गुणा करेंगे आपस में, क्या करेंगे गुणा, तो कर लेते हैं गुणा। चलो इनका गुणा करते हैं, तो 276 गुणा 85, तो 23 460 आया, कितना आया 23 ये आया आपका 23 460। तो हमने लाशा माशा ज्ञात किया। अब ये जो लाशा माशा आया है इस फॉर्मूले में रखेंगे, रखो इसमें। तो पहली संख्या क्या थी 510, दूसरी संख्या क्या थी 92, लाशा कितना था, लाशा आया अभी, लाशा जो आया वो 23 460 आया, तो लिखेंगे लाशा आया 23 460, मासा कितना आया 2। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 0, 2 6 12, 2 चौका 8 9 और 40, यानी 40,920। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये भी यही आएगा 40,920। अगर ये दोनों सेम आए, LHS और RHS, ये LHS है ये RHS है, यदि ये सेम आ गए, हमारे तो सेम ही आए हैं, लेकिन जब जब ये दोनों सेम आ जाते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमने जो मासा ज्ञात किया है वो भी सही है, और ये जो लासा ज्ञात किया है, ये जो लासा ज्ञात किया है वो भी सही है। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, 336 और 54, 336 और 54, 336 और 54 किस विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 336 इकाई का अंक 6 है तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार, शेष बची 1, नई संख्या बनी 13, 2 का भाग 13 में देंगे तो 6 बार, शेष बची 1 तो नई संख्या बनी 16, 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 बार। फिर इकाई का अंक 8 है तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 बार, 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार, फिर 2 का भाग 8 में लगाएंगे तो 4 बार, और 2 का भाग 4 में लगाएंगे तो 2 बार। फिर इकाई का अंक 2 है तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार, 4 का भाग 2 में लगाएंगे तो 1 बार। अब 3 का भाग 21 में लगाएंगे तो 7 बार, फिर 7 का भाग 7 में लगाएंगे तो 1 बार। ऐसे ही 54 के खंड करेंगे, 2 का भाग 5 में लगाएंगे तो 2 बार, शेष बची 1, नई संख्या बनी 14, 2 का भाग 14 में लगाएंगे तो 7 बार, फिर 3 का भाग 27 में लगाएंगे तो 9 बार, फिर 3 का भाग 9 में लगाएंगे तो 3 बार, फिर 3 का भाग 3 में लगाएंगे तो 1 बार। तो आपके जो 336 के खंड क्या आए कि सर 336 के खंड में आई 2 आई आपकी 4 बार, तो लिखेंगे 2 पे घात 4, और 3 1 बार, और 7 1 बार। आगे 54 की बात करें, 54 था कि 52 में था, एक मिनट,
54 के जो खंड करे तो वो आए 2 एक बार, 3 3 बार। तो मासा क्या आया? मासा के लिए हमने बताया था कि छोटी घात देखनी है जो सभी में हो। तो देख रहे हैं 2 इसमें है, 2 इसमें है, छोटी घात क्या हुई? 2 पे घात 1। ऐसे ही 3 इसमें है, 3 इसमें है, छोटी घात कौन सी हुई? 3 पे घात 1। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 7 को छोड़ देंगे। अब इनके गुणा कर लो। 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6, तो मासा तो हो गया। इसके बाद लासा। लाशा लाशा में आपको बताया था कि बड़ी घात देखनी है, ओनली बड़ी घात, चाहे वो 3 पदों में हो, चाहे 2 पदों में हो, चाहे 1 पद में हो, हमें बड़ी घात देखनी है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, बड़ी घात कौन सी है? 2 पे घात 4। बात करें तो 3 इसमें है, 3 इसमें है, बड़ी कौन सी है? 3 पे घात 3। 3 पे घात 1 और 3 पे घात 3 में बड़ी कौन सी हुई? ये हुई, तो लिख दिया 3 पे घात 3। 7 अकेली है तो अकेली ही बड़ी कहलाएगी, 7 पे घात 1। इन सभी के करेंगे अब गुणा। 2 पे घात 4 का मतलब क्या हुआ? 16। 3 पे घात 3 का मतलब 27। 7 पे घात 1 का मतलब 7। 2 पे घात 4 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये हो गया 27। गुणा करो। 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 इंटू 27। 27 का इसके गुणा करेंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा? माशा। तो हम 112 का गुणा कर रहे हैं 27 से, तो ये आया आपका 30 24। अब हमें करनी है जांच। क्या करनी है? जांच। तो जांच में बताया था कि पहली संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर लाशा इंटू माशा। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लाशा इंटू माशा। तो पहली संख्या क्या थी? 336। दूसरी संख्या क्या थी? 54। एलसीएम क्या था? 30 24। एचसीएफ क्या था? 6। गुणा करेंगे 30 का इससे गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, आंसुल की 2, 6 दूनी 12, 2 14 और 6 ती 18, 18 144 हुआ। ऐसे ही इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो वो भी 18 144 आएगा। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मासा है और लासा है वो सही है। अगला अगला क्या है? अगला है आपका ये प्रश्न नंबर। फर्स्ट नंबर 12 15 21 अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है इन्हें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जब भी हल करते हैं तो अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं। 2 का भाग 12 में लगाएंगे तो 6 बार, 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो 3 बार, और 3 का भाग 3 में लगाएंगे तो 1 बार। ऐसे ही 15 के 3 का भाग 15 में लगाएंगे तो 5 बार, 5 का भाग 5 में लगाएंगे तो 1 बार। ऐसे ही 21 का 3 का भाग 21 में लगाएंगे तो 7 बार, 7 का भाग 7 में लगाएंगे तो 1 बार। तो इस प्रकार हमने देखा कि 12 की यदि हमने खंड किए तो वो आए 2 2 बार आया तो लिखेंगे 2 पे घात 2, 3 1 बार आया तो 3 पे घात 1। जब हमने 15 के खंड किए तो 3 1 बार आया तो लिखेंगे 3 पे घात 1, 5 1 बार आया तो 5 पे घात 1। ऐसे ही आगे 21 के जब हमने खंड किए तो 3 1 बार आया तो 3 पे घात 1, 7 1 बार आया तो 7 पे घात 1। अब यहाँ पे हमें ये देखना है, क्या देखना है? लाशा मासा ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे माशा। माशा के लिए तो मैं अभी बताया था कि हमें
छोटी घात देखनी होती है, छोटी घात जो सभी में हो, जो सभी में हो। तो हम देख रहे हैं 2 इसमें है, लेकिन 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 2 छोड़ देंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 तीनों में है, तो सबसे छोटी घात क्या मिली कि सर 3 पे घात 1 ही मिली। 5 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो जो सब में नहीं है उसे छोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ 3 पे घात 1 का मतलब है 3 मासा हो गया। अब हमें ज्ञात करना है लासा। क्या ज्ञात करना है? लासा। तो लासा के लिए आपको बताया था कि बड़ी घात देखते हैं, ओनली बड़ी घात। अगर वो सभी में है तो उसकी बड़ी घात, तो सभी में क्या है? 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो बड़ी घात क्या मिली? सभी पे समान घातें हैं, तो 3 पे घात 1 ही मिली बड़ी। और जो बाकी बच रही है उनमें अगर वो 1 है तो वही बड़ी घात है, जैसे 2 एक बार ही आया है तो यही बड़ी घात है। 5 एक बार ही आया है तो 5 पे घात 1 बड़ी घात है। 7 भी एक बार है तो 7 पे घात 1 बड़ी है। इनको लिखेंगे 3 पे घात 1 का मतलब 3, 2 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 4, 5 का वर्ग की सॉरी 5 पे घात 1 का मतलब 5, 7 पे घात 1 का मतलब 7। सभी के गुणा कर देंगे, 4 3 12, 5 शाम 35। 12 का जब 35 से गुणा करें तो 12 पंजे 60, आसुली 6, 12 ती 36 और 6 42, तो 420 लास आ गया और 3 मास आ गया। तो इस तरह हमने देखा कि हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आगे सेकंड नंबर 17 23 29। 17 23 29। 17 का भाग 17 में लगाएंगे तो एक बार, क्यों? क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है तो 17 का ही भाग जाएगा एक बार। 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 में 23 का ही भाग जाएगा, 23 का 23 में भाग देंगे तो एक बार। 29 भी अभाज्य संख्या है तो 29 में 29 का ही भाग जाएगा एक बार। तो अब जो है हमें देखना है, क्या देखना है कि ये जो आए खंड, पहला 17 के खंड आए 17 पे घात 1, 23 का खंड आया 23 पे घात 1 और 29 का खंड आया 29 पे घात 1। तो सबसे पहले अब हमें मासा ज्ञात करना है। मासा, मासा के लिए अभी आपको बताया था कि छोटी घात देखते हैं, छोटी घात जो सभी में हो, सभी में हो। तो यहाँ आपने देखा कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सभी में हो। 17 है, 23 है, 29 है, इन तीनों में ऐसी कोई संख्या नहीं दिख रही है जो सभी में हो। तो ऐसी जब कंडीशन ऐसी आ जाए कि कोई संख्या एक जैसी ना मिले मासा में, तो उसका मासा 1 होता है, लाशा। याद रखना, उसका मासा कितना होता है? 1। अब हमें मासा ज्ञात करना है, तो मासा के लिए बताया था आपको बड़ी घात, ओनली बड़ी घात। तो बड़ी घात की बात करें तो सभी अलग अलग है, ये अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, तो यही बड़ी घात है। 17 पे घात 1 ये बड़ी है, 23 पे घात 1 ये भी बड़ी है, 29 पे घात 1 ये भी बड़ी है। अब इनका गुणा कर लेंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29 कर लो। इन सभी के जब गुणा करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आया आपका 17 इंटू 23 391। जब हमने इन दोनों का गुणा किया तो वो आया 391 इंटू 29। अब जब इंटू 29 का करेंगे तो ये आया 11 33 9। तो हमने देखा कि इस प्रकार हमने मासा 1 और लाशा इतना ज्ञात कर लिया। इसी का लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट क्या है? 8 9 25, 8 9 25। 8 9 25। जब आप 8 के खंड करोगे, 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 बार, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार, 2 का भाग 2 में लगाएंगे तो 1 बार। ऐसे ही 3 का भाग 9 में लगाएंगे तो 3 बार, 3 का भाग 3 में लगाएंगे तो 1 बार।
ऐसे ही 25, 5 का भाग 25 में लगाएंगे तो 5 बार, अब 5 का भाग 5 में लगाएंगे तो 1 बार। अब जो आए है 8 के जो फैक्टर क्या आए, 8 के फैक्टर आए 2 पे घात 3। 9 के कितने आए, तो सर 9 के फैक्टर आए 3 पे घात 2। और 25 के फैक्टर कितने आए, तो सर वो आए 5 पे घात 2। अब देखना ये है, क्या देखना है, हमें ये देखना है कि मासा कितना आता है। तो मासा के लिए, मासा के लिए हमने बताया था कि छोटी घात देखनी होती है जो सभी में हो, जो सभी में हो। तो यहाँ 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 सभी में नहीं है। 3 जो देखें तो 3 भी सभी में नहीं है। 5 की बात करें तो 5 भी किसी में भी नहीं है, ना 2 तीनों में है, ना 3 तीनों में है, ना 5 तीनों में है। इसका मतलब हुआ कोई संख्या एक जैसी नहीं है। तो उस अवस्था में हम मासा 1 मान लेते हैं। लाशा, लाशा में हमने बताया था कि बड़ी घात देखते हैं, ओनली बड़ी घात। अगर वो सभी में है तो उसकी बड़ी घात, 2 में है तो उसकी बड़ी घात, अकेला अकेला है तो उसकी बड़ी घात। तो ये अकेले अकेले है तो यही बड़ी घात है। 2 पे घात 3, 3 पे घात 2, 5 पे घात 2। 2 पे घात 3 का मतलब हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8। 3 पे घात 2 का मतलब क्या हुआ 9। 5 पे घात 2 का मतलब 25। गुणा करेंगे 8 नाम 72 इंटू 25। 25 का इससे गुणा कर देंगे। 25 का जब हम इससे गुणा करेंगे 72 से तो ये आया आपका 1800। कितना आया 1800। तो हमने ज्ञात किया कि इन तीनों संख्याओं का मासा 1 और लासा 1800। लेकिन बात याद रखना बेटा, 2 संख्याएं अगर होती हैं तो उनको हम जांच कर सकते हैं कि लासा सही है या गलत है। 3 संख्याओं को हम जांच नहीं कर सकते। हाँ, कुछ और विधियां होती है उसके द्वारा जांच कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे हम ज्ञात कर सकें। अगला, अगला है चौथा। अगला क्या है कि ये तो अभी कराया था। अगर बात करें SCF यानी 306 और 657, ये 2 संख्या हैं और इनका जो SCF है वो 9 है और इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखेंगे यहाँ पहली संख्या क्या है, जो पहली संख्या है वो है 306 और जो दूसरी संख्या है, वो है 657 और इनका HCF कहते हैं मासा थे और वो मासा क्या है वो है 9। हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम का मतलब है लाशा, हमें लाशा ज्ञात करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगा दो। तो लाशा के लिए क्या फॉर्मूला आता है, लाशा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे मासा। तो हमने देखा पहली संख्या अपनी 306 थी तो 306 लिख दी, दूसरी संख्या 657 थी तो 657 लिख दी, बटे मासा 9 था तो 9 लिख दिया। 9 से इसे काट देंगे तो ये कटेगा 73 बार। 9 9 9 सम 63, 7 बार, 2 बची 9 × 27, 73 बार। अब जो बचे 306 इंटू 73, इनके गुणा करेंगे। जब इनके गुणा करेंगे तो ये आएगा 22, 33 और 8। गुणा करके देख लो। तीन सौ छः इंटू 73, 22, 33, 8, यही है। अगला ये 5वां, देखिए
पांचवा हम कल बताएंगे, आज केवल इसे बता रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम 2 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 2। एक ये है और एक ये है। हमें ये बताना है कि ये संख्या जो है, ये जो व्यंजक है, ये जो व्यंजक है, ये जो व्यंजक है, वो भाज्य संख्या है। क्यों? तो फर्स्ट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हम यहाँ देख रहे हैं ये आपकी पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। दोनों दोनों पदों में, पहले पद में और दूसरे पद में 13 दोनों में है, तो 13 हम कॉमन ले लेंगे। 13 जब कॉमन ली तो 13 का भाग जब इसमें लगाएंगे तो इस 13 से ये 13 कट जाएगी, तो बची क्या? 7 इंटू 11 प्लस जब 13 का भाग इस 13 में लगाएंगे तो एक बार। अब 13 तो एज इट इज, 7 का जब 11 से गुणा करेंगे तो 11 7 77 प्लस ये 1, तो 13। 77 में 1 जोड़ेंगे तो 78। अब इन दोनों के गुणा कर लो, तो 13 अट्ठे 104, आंसुली 10, 13 संते 91 और 10 101। तो हमने देखा ये संख्या आई। अब हमें ये देखना है कि ये कैसी संख्या है। तो इसमें एक का भाग भी जा सकता है, खुद का भाग भी जा सकता है और 2 का भाग भी जा सकता है। और हमने कहा था कि एक और खुद के अलावा यदि किसी का जाता है तो वो कहलाती है भाज्य संख्या। तो लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है, क्योंकि 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 यह एक एवं स्वयं के अतिरिक्त 2 से भी भाज्य है। हमने पढ़ा था कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्याएं वे होती है जिनमें एक और स्वयं का भाग तो जाए, उसके अलावा किसी और का भी भाग चला जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये भाज्य है। सेकंड, अगला है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो हम दोनों में देख रहे हैं इस पद में भी 5 है और इस पद में भी 5 है, तो 5 आप कॉमन ले लोगे। जब 5 का भाग इसमें देंगे तो ये जो 5 है वो कट जाएगा, बाकी सब एज इट इज। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 5 का भाग जब 5 में लगाएंगे तो एक बार, तो 5 तो एज इट इज। इनके करेंगे गुणा, इन सभी के गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1008। इन सभी के हमने गुणा किया तो 1008 प्लस 1, ये वाली प्लस 1 एज इट इज। तो 5 इंटू जाए और जाए जोड़ देंगे, 1008 में अगर 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1009। 1009 का इससे गुणा कर देंगे, तो 5 अगर 5 0 पनम 45, ये आया। अब हमें देखना है कैसी संख्या है ये। तो हम देख रहे हैं इसमें 1 का भाग चला जाएगा, खुद का भी चला जाएगा, बल्कि 5 का भी चला जाएगा। इस वजह से ये कैसी हो गई? भाज्य संख्या हो गई। तो लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि यह एक एवं स्वयं के अतिरिक्त 5 से भी भाज्य है। अगला, इसी में जो अगला है उसे भी कर लेते हैं। चलो, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पे समाप्त होती है। एक बार फिर से पढ़ लो। जांच कीजिए
जांच कीजिए। चलो ऐसा करते हैं, इसको ले लो। देखिए हल। जांच कीजिए क्या किसी प्राक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 0 पर समाप्त होती है। जैसे बात करें 10 की, तो 10 जो है, 10 की यदि गुणनखंड करें तो 2 इंटू 5 आएगा। 20 के गुणनखंडों की बात करें तो 2 इंटू 5 आएगा। अगर हम 30 के गुणनखंडों की बात करें तो 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ नियम है, कुछ गुणधर्म है जो सभी में सेम है। देखो, 2 इसमें है, 5 है, 2 इसमें भी है, 5 है, मतलब 2 इसमें भी है, इस 2 है, 5 है, इसमें 10 में 2 भी है, 5 भी है। ऐसे ही 20 के खंड करें तो उसमें 2 है, 5 है। ऐसे ही 30 के खंड करें तो 2 है, 5 है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 हो तो ये पक्की बात है, क्या हुआ है, अंक 0 पे समाप्त होगी। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 हो या 5 हो तो ये पक्की बात है कि वो अंक 0 पे समाप्त होगी। क्यों? क्योंकि अगर अगर इसकी बात करें तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो 5 आंसर आ जाएगा। 5 का भाग दें तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 हुआ तो उसमें 2 का भी भाग चला जाएगा और 5 का भी भाग चला जाएगा। यदि दोनों का भाग चला गया तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी। देखो, क्योंकि संख्या 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड 6 के गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 इंटू 3 आएगा। n पावर है तो n पावर एज इट इज है। हमने देखा कि संख्या जो 6 पे पावर n है कि अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 पे पावर n है। यही तो होते हैं 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n और 3 पे पावर n है, जिसमें 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 2 अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, किंतु 5 नहीं। 2 अभाज्य गुणनखंड है किंतु 5 नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 अभाज्य गुणनखंड है तो 2 का भाग तो चला जाएगा, 5 नहीं है तो 5 का भाग नहीं जाएगा। तो इसीलिए संख्या 6 पे पावर n
2 से भाज्य है, किंतु 5 से नहीं। हमने कहा था कि यदि कोई संख्या जिसमें 2 का भी भाग चला जाए और 5 का भी भाग चला जाए तो हम कह सकते हैं कि वो अंक 0 पर समाप्त होगी। जैसे 10 के हमने खंड किए तो 2 इंटू 5 आए। हम कहें इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अगर हम कहें 2 इंटू 5 में 5 का भाग चला जाएगा तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 बार चला जाएगा। इसका मतलब है 2 और 5 का यदि भाग जाएगा तो 0 पर समाप्त होगा। तो हमने लिख दिया, इसीलिए संख्या 6 पे पावर n 2 से तो भाज्य है किंतु 5 से नहीं। अतः हम क्या कह सकते हैं कि प्राक संख्या n के लिए प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अंक 0 पर समाप्त तभी होगी जब 2 का उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 आए। 2 या 5 आएंगे तो 2 का भी भाग चला जाएगा, 5 का भी भाग चला जाएगा। अगर ये नहीं आए तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगला है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ में, पहले ये समझ लेते हैं, जैसे ये वृत्ताकार पथ है, ये आपका वृत्ताकार पथ है। मान लो ये जो है क्या है, वृत्ताकार, ये वृत्ताकार पथ है, ये भी वृत्ताकार पथ है। हाँ, अगर एक ही दिशा में गति चल रही हो, जैसे कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, दूसरा व्यक्ति भी इधर जा रहा है, अगर एक ही दिशा में गति चल रही हो, वृत्ताकार पथ होना चाहिए और एक ही दिशा में गति हो, तब उस कंडीशन में हम लासा ज्ञात करते हैं। लेकिन वृत्ताकार पथ हो और विपरीत दिशा में गति हो, ये इधर से जा रहा है, ये भी इधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम मासा ज्ञात करते हैं। तो देखो इधर अगर बात करें हम, तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? एक वृत्ताकार पथ। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट का समय लगाता है। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ये लिखा है एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। तो हमने कहा था कि एक ही दिशा है, देखो यहाँ ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो एक ही दिशा में जा रहा है, इसका मतलब है लासा ज्ञात करना है हमें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा, तो 18 और 12, 18 के जब खंड करेंगे 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार, फिर 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 बार। आगे
हमने देखा कि 18 के जो गुणनखंड आए उसमें 2 एक बार आया और 3 2 बार आया। दूसरी बात, 12 के जब खंड किए तो उसमें 2 2 बार आया, 3 एक बार आया और हमें चाहिए लासा। तो लासा के लिए क्या बताया था तुम्हें? लासा के लिए बताया था कि बड़ी घात देखते हैं, अगर वो एक में है तो एक में बड़ी घात, ज़्यादा में है तो ज़्यादा में बड़ी घात। तो यहाँ देख रहे हैं दो दोनों में है तो बड़ी घात कौन सी है? 2 पे घात 2। 3 भी दोनों में है तो बड़ी घात कौन सी है? 3 पे घात 2। 2 पे घात 2 का मतलब हो गया 4, 3 पे घात 2 का मतलब हो गया 9 और 9 का 4 से गुणा करेंगे तो 36, अर्थात दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद। इसके बाद अगला, उदाहरण 1। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी कराया था, इसे स्वयं करें। स्वयं करें, अगर नहीं आएगा तो कल हम बताएंगे। दूसरा, ये 6 और 20 अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है, तो ये भी हमने बता दिया है, स्वयं करें। तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है, इसे भी आप स्वयं करें। हम कल बताएंगे इन सभी को। अगला है आपका 6 72 120 अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका HCF और LCM ज्ञात करना है, तो आप इसे भी स्वयं करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए